हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पढ़ेंगे। देखिए, प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूसर प्राइस पर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर इन्हीं गुड्स को होलसेल प्राइस पर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर इन्हीं गुड्स को रिटेल प्राइस या कहें कि कंज्यूमर प्राइस पर कंज्यूमर को बेचता है। इसके अलावा अगर कंज्यूमर्स कंपनीज से कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसका प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस और कंज्यूमर प्राइस दोनों में रिफ्लेक्ट होता है। नाउ अगर इन प्राइसेस के एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र किया जाए तो उसे प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस के एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करें तो इसे कहा जाएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अगर हम लोग होलसेल प्राइस के एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करें तो इसे कहा जाएगा WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसी तरह अगर हम लोग कंज्यूमर प्राइस के एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करें तो इसे कहा जाएगा CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने PPI और WPI को ऑलरेडी कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CPI की। देखिए, एज अ कंज्यूमर हम लोग फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, हमारे घरों में एडिबल ऑयल्स भी यूज़ होता है। इसके अलावा स्नैक्स जैसे कि बिस्किट्स, भुजिया एट्सेट्रा, मीट और कई तरह के ड्रिंक्स और बेवरेजेस भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। बट इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिन पर हम अपने पैसे खर्च करते हैं। इन सभी चीज़ों को 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको हम लोग फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस और फ्यूल जैसी चीज़ों को हम लोग फ्यूल एंड लाइट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और कपड़े, जूते और चप्पलों जैसी चीज़ों को हम लोग क्लोथिंग एंड फुटवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पान, टबैको या फिर इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी अपने आप में एक कैटेगरी हो सकती है। इसके अलावा हाउसिंग और हाउसिंग रिलेटेड चार्जेस भी एक ऐसी कैटेगरी है जिस पर कंज्यूमर पैसे खर्च करते हैं। तो ये तो हो गई 5 कैटेगरीज। 6th कैटेगरी है मिसेलेनियस। ये वो कैटेगरी है जिसमें बाकी सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो भी ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, कार या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस खरीदते हैं या फिर फर्नीचर, इन सभी चीज़ों को हम लोग मिसेलेनियस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये जो 6 कैटेगरीज़ हैं, अगर हम इन कैटेगरीज से रिलेटेड कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न को समझना चाहें तो हमें इन कैटेगरीज़ का डेटा कलेक्ट करना होगा। बट क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न को समझना है तो उसके लिए हमें पिछले कितने दिनों के डेटा को देखना सफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी कंज्यूमर के पिछले 7 दिनों का फूड एंड बेवरेजेस का डेटा दे दिया जाए तो मेरे लिए ये तय करना आसान होगा कि ये कंज्यूमर फूड एंड बेवरेजेस पर कितना पैसा खर्च करता है, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर हमें 7 दिन का डेटा मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये कंज्यूमर जनरली कितना पैसा खर्च करता है इन चीज़ों पर। इसी तरह अगर मुझे किसी कंज्यूमर के पिछले 7 दिनों के पान, टोबैको या इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन का डेटा दे दिया जाए तो वो भी मेरे लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके बेस पर मैं जान सकता हूँ कि इस कंज्यूमर का फूड, बेवरेजेस, पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स पर कितना पैसा खर्च होता है। बट 7 दिनों का डेटा हाउसिंग और हाउसिंग रिलेटेड चार्जेस के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 1 मंथ का डेटा चाहिए होगा, जिसके बेस पर मैं ये पता लगा पाऊँगा कि कंज्यूमर हाउसिंग और हाउसिंग से रिलेटेड चार्जेस पर कितना पैसा खर्च करता है। इसी तरह फ्यूल और लाइटिंग का बिल भी मंथली आता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि मेरे पास इस कंज्यूमर का एटलीस्ट 1 मंथ का डेटा हो, तभी मैं इस कंज्यूमर के फ्यूल और लाइटिंग कंजम्पशन का पैटर्न बता पाऊँगा। बट अगर बात की जाए क्लोथिंग एंड फुटवेयर की, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर महीने खरीदे। इसीलिए मुझे यहाँ पर इस कंज्यूमर का एटलीस्ट 1 साल का डेटा चाहिए होगा, जिसके बेस पर मैं कंज्यूमर के क्लोथिंग एंड फुटवेयर पर हुए खर्च को एनालाइज कर पाऊँगा। और ये सेम चीज़ वैलिड है मिसलेनियस कैटेगरी पर भी। यहाँ पर भी मुझे एटलीस्ट 1 साल का डेटा चाहिए होगा। तो किस कैटेगरी के लिए हमें कितने समय का डेटा रिकॉर्ड चाहिए, उसे रेफरेंस पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें किसी कंज्यूमर का कंजम्पशन डेटा रिकॉर्ड करना है तो हमें उसके फूड, बेवरेजेस, पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स पर हुए खर्च का एटलीस्ट 7 दिन का डेटा चाहिए होगा, यानी रेफरेंस पीरियड हुआ 7 डेज़। इसके अलावा अगर बात की जाए हाउसिंग, फ्यूल और लाइट की, तो यहाँ पर हमें इस कंज्यूमर का एटलीस्ट 1 मंथ का डेटा चाहिए, तो इस कैटेगरी के लिए रेफरेंस पीरियड हुआ 30 डेज़। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि क्लोथिंग, फुटवेयर और मिसलेनियस कैटेगरी के लिए रेफरेंस पीरियड है 365 डेज़।
बेसिकली हम यहाँ पर कर ये रहे हैं कि जो फूड आइटम्स हैं उसके लिए हमें शॉर्टर रेफरेंस पीरियड रखा है, और ऐसे आइटम्स जिनका कंजम्पशन फ्रीक्वेंटली नहीं होता है उसके लिए हम लोगों ने लॉन्गर रेफरेंस पीरियड रखा है। इस तरह से डेटा को रिकॉर्ड करने की जो प्रैक्टिस है ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जिसे हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं MMRP के नाम पर। MMRP यानी मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ कंसिस्टेंट है। बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर जो रेफरेंस पीरियड है वो तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, इसीलिए इसे मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कहा जाता है। बट अगर ये सेम होता तो इस तरह के डेटा रिकॉर्डिंग को कहा जाता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यानी URP। अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 ही रेफरेंस पीरियड ले रहे होते, जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए 7 डेज़ का रेफरेंस पीरियड और कुछ चीज़ों के लिए 1 मंथ का रेफरेंस पीरियड, तो इसे कहा जाता मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड यानी MRP। बट क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड को भी फर्दर चेंज कर दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने 3 रेफरेंस पीरियड बनाए हैं, इसीलिए इसे मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कहा जाता है यानी MMRP। तो अब तक के इस डिस्कशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह हमारे देश के सभी कंज्यूमर्स के कंजम्पशन डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश के जो कंज्यूमर्स हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न आपस में काफ़ी डिफरेंट होगा। उनकी बास्केट साइज़ और बास्केट में रखे हुए सामान आपस में काफ़ी डिफरेंट होंगे। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि उनकी चॉइस ऑफ कंजम्पशन यानी उनकी पसंद डिफरेंट हो सकती है। दूसरा कारण है उनकी परचेजिंग पावर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के जो कंज्यूमर्स हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट है बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि हमारे देश के कंज्यूमर्स के कुछ होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए जाएंगे, यानी जिन लोगों का कंजम्पशन एक तरह का है उनके लिए एक कैटेगरी बनाई जाएगी और जिन लोगों का कंजम्पशन दूसरी तरह का है उनके लिए दूसरी कैटेगरी बनाई जाएगी, यानी कंज्यूमर्स का सेगमेंटेशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश में कंज्यूमर सेगमेंटेशन किस तरह से किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, दूसरी कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वर्कर की, थर्ड कैटेगरी है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की और फोर्थ कैटेगरी है रूरल लेबरर्स की। चलिए इन कैटेगरीज़ के ऊपर एक डीपर लुक लेते हैं और देखते हैं कि इन कैटेगरीज़ को कौन लोग बिलोंग करते हैं। तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जिनकी जॉब में नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द फिजिकल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल क्लर्कियल जॉब्स या बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि नॉलेज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। ये बेसिकली वो कैटेगरी है जिसमें एवरेज वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, IT सेक्टर्स में काम करने वाले लोग एट्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी है एग्रीकल्चरल लेबर्स की। ये वो लोग हैं जो कि एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ऐसे लेबरर्स ही क्यों ना हो जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में डेली वेजेस पर काम करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है वो है रूरल लेबरर्स की, यानी ये वो लोग हैं जो कि रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं और वो लोग भी जो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं। यानी ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं ये आपस में ओवरलैप करती हैं। बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि रूरल लेबर्स को भी बिलोंग करते हैं और एग्रीकल्चर लेबर्स को भी। तो हमने समझा कि इन 4 कैटेगरीज़ को कौन कौन से लोग बिलोंग करते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि इनकी बास्केट साइज़ और इनकी बास्केट में रखे सामान भी आपस में काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो अगर हम लोग अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ की बास्केट में रखे हुए सामान की एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करें तो उसे कहा जाएगा CPI UNME, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। इसी तरह अगर हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बास्केट के प्राइस का एवरेज प्राइस लेवल मेज़र करें तो इसे कहा जाएगा CPI IW, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। और अगर हम लोग एग्रीकल्चरल लेबर्स की बास्केट के प्राइस का एवरेज प्राइस मेज़र करें तो इसे कहा जाएगा CPI AL, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स। और रूरल लेबरर्स की बास्केट का एवरेज प्राइस लेवल कहलाता है CPI RL, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ रूरल लेबरर्स। इन सभी इंडेक्सेस को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो द्वारा कंपाइल किया जाता है। यहाँ पर आप इन सभी बास्केट्स के नंबर ऑफ आइटम्स को भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ये है कि हमने ये कंज्यूमर सेगमेंटेशन किया ही क्यों? ये कंज्यूमर सेगमेंटेशन करने से हम क्या अचीव कर पा रहे हैं? तो बात ये है कि ये डिफरेंट इंडेक्सेस
जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द कंज्यूमर सेगमेंटेशन, उन सब की डिफरेंट एप्लीकेशन और यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें CPI-UNME की, तो ये यूज़ होता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी के एक कंपोनेंट डियरनेस अलाउंस यानी DA को कैलकुलेट या फिर रिवाइज करने के लिए। डियरनेस अलाउंस बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस होता है और CPI-UNME की वैल्यू को देखते हुए एम्प्लॉयज़ की डियरनेस अलाउंस को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है। इसी तरह CPI-IW भी डियरनेस अलाउंस ही कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि CPI-UNME उन फॉरेन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है जो कि इंडिया के कुछ सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि एयरलाइंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। जबकि CPI-IW के डेटा को यूज़ किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे मैनुअल वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के डियरनेस अलाउंस को रिवाइज करने के लिए। अब बात आती है CPI-AL और CPI-RL की। तो ये दोनों ही इंडेक्सेस यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल अनस्किल्ड लेबरर्स की मिनिमम वेज को डिटरमिन और रिवाइज करने के लिए। तो अब हम लोग कंज्यूमर सेगमेंटेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, बट ये कंज्यूमर सेगमेंटेशन नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की आंखों में खटक रहा था। सी रंगाराजन, जो कि RBI के गवर्नर भी रहे, ये जब नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन के चेयरमैन थे तो इन्होंने 2001 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये जितने भी इंडेक्सेस इंडिया में मेज़र किए जा रहे हैं, जैसे कि CPI-UNME, CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL, ये सभी इंडेक्सेस सेगमेंट स्पेसिफिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी इंडेक्सेस किसी एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के CPI नंबर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी ये सारे के सारे इंडेक्सेस सिर्फ पार्शियल डेटा ही सरकार को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसीलिए सी रंगाराजन का ऐसा मानना था कि इनमें से कोई भी इंडेक्स जनरल पॉपुलेशन की गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस की फ्लक्चुएशन की ट्रू पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। और इसीलिए नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि 3 नए इंडेक्सेस और क्रिएट किए जाएं, CPI-R, CPI-U और CPI-C। CPI-R बेसिकली रूरल एरियाज़ के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेज़र करेगा, CPI-U अर्बन एरियाज़ के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेज़र करेगा और इसके अलावा CPI-C कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेज़र करेगा, जो कि नेशनल लेवल पर मेज़र किया जाएगा। इसी के साथ साथ NSC की इसी रिपोर्ट में CPI-UNME को डिसकंटिन्यू करने की रिकमेंडेशन दी गई। ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुई दिसंबर 2010 में और इसी रिपोर्ट में दी गई रिकमेंडेशन के बेस पर 2011-12 में इन 3 नए इंडेक्सेस को शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में हमारे देश में टोटल 5 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस मेज़र किए जाते हैं और इन सब के बेस ईयर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस ईयर क्या होता है, इससे रिलेटेड डिटेल्स हमने पिछली वीडियो यानी WPI वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली थी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वापस से WPI वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग इन 3 नए इंडेक्सेस यानी CPI-U, CPI-R और CPI-C की डिटेल्स को कवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग 3 नए इंडेक्सेस बना रहे हैं तो इनमें 3 डिफरेंट बास्केट्स होंगी और इन बास्केट्स का साइज़ और इनमें रखे सामान भी डिफरेंट होंगे। बट इसी वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि कंज्यूमर की जो बास्केट है उसमें जितनी भी आइटम्स हैं उनको हम लोग 6 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज़ के वेट को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग अर्बन बास्केट के अंदर फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस का वेटेज देख सकते हैं। इसी तरह इन कैटेगरीज़ में रूरल बास्केट की क्या वेटेज है ये भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ कंबाइंड बास्केट में इन कैटेगरीज़ की क्या वेटेज है ये भी हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सारी की सारी कैटेगरीज़ का जो वेट है उसको ऐड करेंगे तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आएगी 100। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इन तीनों ही बास्केट्स में जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ है वो है फूड एंड बेवरेजेस। उसमें भी जो रूरल बास्केट है वहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस की जो वेटेज है वो 54% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो ये कि रूरल बास्केट में हाउसिंग की जो वेटेज है वो 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूरल एरियाज़ में रेंट या फिर हाउसिंग चार्जेस नेग्लिजिबल होते हैं। वहीं अर्बन एरियाज़ में अगर आप हाउसिंग को देखें तो वो एक मेजर खर्चा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है और वो ये कि बास्केट्स का जो वेटेज है ये बेसिकली मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड के बेस पर डिटरमिन किया जाता है,
जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिटेल में कवर किया था। तो CPI की कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी के डेटा को देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं CPI की कैलकुलेशन की। तो CPI की कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी के डेटा को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस के अंदर बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं और हर एक आइटम का कितना वेटेज दिया गया है वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बट हम लोग एक साथ सारी की सारी बास्केट्स का CPI तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे अर्बन बास्केट के ऊपर और इनमें से कोई भी एक आइटम पिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्स, जो कि एक काफ़ी कॉमन सी चीज़ है जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग एग के एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से CPI को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जो भी डेटा हम लोगों ने अभी तक कलेक्ट किया है उसमें हमारे पास दो तरह के डेटा होने चाहिए, बेस प्राइस और करंट प्राइस। और इसके बेस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस रिलेटिव को। प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें करंट प्राइस को बेस प्राइस से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना होगा। ये जो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ रहा है इसको हम लोग एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स कहते हैं और इस पूरी कैलकुलेशन को कहा जाता है येवन्स इंडेक्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि येवन्स इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर ही हमने दो फॉर्मूलेस को यूज़ किया है, पहला प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने का और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन। इन दोनों को यूज़ करके हम लोगों ने एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स निकाला है, इसी को येवन्स इंडेक्स फॉर्मूला कहा जाता है। एक्चुअली पहले हम लोग इस फॉर्मूले में ज्योमेट्रिक मीन नहीं बल्कि अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते थे, बट अभी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पर स्विच कर गए हैं एज़ पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फूड एंड बेवरेजेस के एक आइटम का एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है, इसे हम लोग I1 कहेंगे। इस आइटम का हमारे पास यहाँ पर वेट भी अवेलेबल है, उसे हम लोग W1 कहेंगे। I1 और W1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह अगर हम लोग इस लिस्ट में मेंशन सभी आइटम्स के एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें और सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें और डिवाइड करें सारे आइटम्स के वेट से, तो इसे कहा जाएगा लेस पेयरेज इंडेक्स फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमें सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस के आइटम्स के लिए नहीं बल्कि सारी कैटेगरीज़ के आइटम्स के लिए अप्लाई करना है और इसके बेस पर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे कहा जाता है CPI-U यानी CPI अर्बन। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि किस तरह अर्बन बास्केट का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। यही सेम चीज़ अप्लाई करके हम लोग रूरल बास्केट और कंबाइंड बास्केट का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।